हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन कक्षा 11 रसायन विज्ञान अध्याय नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के भाग नंबर 14 को शुरू करेंगे। अपने एनसीईआरटी कक्षा 11 का अध्याय नंबर 1 चल रहा है, उसके पार्ट 14 को आज अपन स्टार्ट करेंगे। विषय वस्तु मैं आपको बता देता हूँ अपनी क्या क्या है रही है और अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, और आज के इस वीडियो में अपन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। रसायन विज्ञान ये कंप्लीट, ये वाला भी, ये 1.5, 1.6 ये सब कंप्लीट हो गए। 1.6 तक अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं पिछले वाले वीडियो तक। भाग 14 में मेनली अपन बात करने वाले हैं 1.7 जो टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, इसके विषय में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। चलिए फिर परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान को जो अपन देखते हैं, तो इसके अंतर्गत भी अपने कुछ टॉपिक्स हैं, तब जाकर अपना जो 1.7 वाला जो बिंदु है, टॉपिक है, ये कंप्लीट होगा। तो वो कौन से टॉपिक हैं देख लेते हैं एक बार। पहला है 1.7.1 परमाणु द्रव्यमान, एनसीईआरटी के हिसाब से बात कर रहे हैं पहली बार। ठीक, फिर दूसरा है औसत परमाणु द्रव्यमान, अपन को पढ़ना है, बिल्कुल रिलेटेड है। आज की वीडियो में ये दोनों टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो में अपना जो मोटिव रहेगा, जो लक्ष्य रहेगा, जो टारगेट रहेगा, वो क्या रहेगा, परमाणु द्रव्यमान और औसत परमाणु द्रव्यमान को समझना। ठीक, बात करते हैं इसके आगे की, तो आणविक भार और सूत्र द्रव्यमान, ये सारी बातें हैं। ठीक है, इनको अपन अगले वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज का तो आपको समझ में आ गया, क्या शुरू करेंगे, परमाणु द्रव्यमान और औसत परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो आज की यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। ठीक है, चलिए फिर परमाणु द्रव्यमान को समझते हैं। टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान 1.7.1। परमाणु द्रव्यमान एक ऐसा टॉपिक है जो सरल है, बहुत सरल है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नीट है, इसमें इसके सवाल पूछे गए हैं, परमाणु द्रव्यमान से भी सवाल पूछे गए, तो इसकी महत्ता और बढ़ जाती है, यानी इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है ना। तो परमाणु द्रव्यमान को अपन को समझना है कि परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बातों को ढंग से समझिए। परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास, किसी एटम का मास निकालना है। तो इसके अंदर दो ही शब्द आ रहे हैं, एक तो आ रहा है परमाणु और दूसरा आ रहा है द्रव्यमान। तो सबसे पहले अपन समझते हैं परमाणु। परमाणु जो है क्या होता है, वैसे अपन ने समझ रखा है, पिछली 13 जो भाग पार्ट 13 तक अपन ने पढ़े हैं, तो अपन को इतना तो पता चल ही गया है कि परमाणु किसे कहते हैं। फिर भी स्पष्टता के लिए, क्लैरिटी के लिए एक बार बता देता हूँ कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु या एटम कहलाता है। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, पदार्थ का वो कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार की। दोनों ही नामों से ये प्रचलित है। परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार वैसे तो दोनों अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र में, रसायन विज्ञान में अपन इनको एक ही मानते हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान में जब अपन जाते हैं तो इसका बहुत अंतर है। इन दोनों में बहुत अंतर है। परमाणु द्रव्यमान एक अलग चीज़ होती है, परमाणु भार अलग चीज़ होती है। लेकिन जब अपन केमिस्ट्री में इस चीज़ को लेते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार में से ये सिर्फ एक शब्द रह जाते हैं। तो इन दोनों में से आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। तो आज का जो पूरा रहेगा, मैं उसमें परमाणु द्रव्यमान शब्द को ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बात आप क्लियर करें। अब परमाणु द्रव्यमान है क्या, पहले ये तो पता होना चाहिए परमाणु द्रव्यमान है क्या। तो इसको जानते हैं, पहले परमाणु जान लिया, दूसरा टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, उसके बाद आगे विषय में चर्चा करेंगे। परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। बहुत सारे तत्व हैं अपने पास, 118 तत्व हैं अपने पास। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, बहुत सारे तत्व हैं। तो एक इनमें से कोई तत्व लीजिए आप, हाइड्रोजन तत्व ले लिया मान लीजिए।
तो हाइड्रोजन तत्व जिन परमाणुओं से मिलकर बना है, हमारे को पता है बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बनता है। एक तत्व बहुत सारे परमाणु से, अनगिनत असंख्य परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो वो असंख्य परमाणु से मिलकर बनता है, तो उन असंख्य परमाणुओं में से एक परमाणु का जब अपन द्रव्यमान कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। वो क्या कहलाता है भाई? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है। और ये परमाणु द्रव्यमान किसका होता है? तत्व का परमाणु द्रव्यमान, यानी हाइड्रोजन के परमाणु के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। जैसे इस चीज को एक बार और समझते हैं। मान लीजिए एक तत्व है मेरे पास, जैसा आपको दिख रहा है एक तत्व है, मैंने एक तत्व लिया। अभी जो तत्व है असंख्य, ये एक तत्व है मेरे पास, ठीक है। ये जो तत्व है वो असंख्य परमाणुओं से मिलकर बनता है, जैसा कि आप दिख रहे हैं असंख्य परमाणु से मिलकर बनता है। तो ये जो रेड रेड सर्कल्स आपको दिख रहे हैं परमाणु है। ये क्या है भाई? परमाणु है, जैसा कि आपको दिखा दिया। तो ये जो परमाणु है, इसका इस तत्व के एक परमाणु का अपन को क्या करना है? द्रव्यमान की गणना करनी है, द्रव्यमान को कैलकुलेट करना है, द्रव्यमान को ज्ञात करना है। अब देखिए ये कोई आम बात नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन इसको करना वाक्य में बहुत कठिन है, अपेक्षाकृत बहुत कठिन है। आप समझिए एक परमाणु जिसको अपन अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, उसका द्रव्यमान यानी मास कैलकुलेट करना है, तो कितनी बड़ी बात हो सकती है ये, आप समझ सकते हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं कि अपन इसके एक एटम को, यानी किसी एक एलिमेंट के एक एटम को कैलकुलेट कर सके, उसका मास कैलकुलेट कर सकें, तो ये संभव नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा क्योंकि हमारे को तो जरूरत पड़ेगी इसकी, ये एक एटम की यानी तत्व के जो परमाणु हैं, तत्व का जो एक परमाणु है उसका द्रव्यमान कैलकुलेट करने की आवश्यकता थी। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया। वैज्ञानिकों के दिमाग में पहला प्रश्न ये आया कि किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाए। ज्ञात तो करना था क्योंकि बहुत जरूरत पड़ रही थी, लेकिन कैसे ज्ञात किया जाए ये पहला प्रश्न आया वैज्ञानिकों के मन में। तो उन्होंने खोजबीन स्टार्ट कर दी कि कैसे करें। तो एक विधि का निर्माण करा उन्होंने एक विधि का निर्माण करा जिसके आधार पर परमाणु के किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। वो विधि का नाम क्या था? द्रव्यमान सापेक्ष विधि, जिसे कहते हैं मास रिलेटिव मेथड। इसके अंदर क्या होता है? ये विधि क्या है? इस विधि में क्या होता है? इस विधि का प्रयोग आज हम भी करते हैं। वैसे आज हम परमाणु को मापने के लिए तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कैलकुलेट करने के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड जो यंत्र होते हैं हमारे पास वो मौजूद हैं। जैसे स्टाइकोमीटी, आपने एक यंत्र सुना होगा, इसके माध्यम से आज IUPAC जो है वो हर एक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान यानी मास कैलकुलेट करने में सहायता करती है। ठीक है, वो जो स्टाइकोमीटी जो उपकरण है। लेकिन उस पुराने ज़माने में ये उपकरण हमारे पास नहीं था, तो उस पुराने ज़माने में हमारे को द्रव्यमान कैलकुलेट करना था। किसका? एक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कैलकुलेट करना था। तो उन्होंने एक विधि का उपयोग करा, द्रव्यमान सापेक्ष विधि। इसका उपयोग आज अपन हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं उनको कैलकुलेट करने में करते हैं। जैसे कि आप सब्जी वाले की दुकान पर जाएंगे तो वो तराजू से आपका क्या नापता है? सब्जी नापता है। ठीक है, कि इतनी सब्जी हो गई आपकी, ये हो गई। तो वो किस विधि का उपयोग कर रहा है? द्रव्यमान सापेक्ष विधि का उपयोग कर रहा है। सर ये द्रव्यमान सापेक्ष विधि है क्या? द्रव्यमान सापेक्ष विधि का मतलब है किसी भी एक वस्तु को आप मानक मान लीजिए, उसका द्रव्यमान ज्ञात कर लीजिए, एक भी किसी भी वस्तु का ज्ञात तो नहीं हो सकता, निर्धारित तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम द्रव्यमान यानी मास कैलकुलेट करने के लिए ही तो बातें चल रही है हमारी, कि उसी को ज्ञात करने के लिए तो हमारे को एक विधि चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को क्या कर लेते हैं? मानक मान लेते हैं। जिस प्रकार से सब्जी वाला किसको मानक मानता है? स्टैंडर्ड उसका क्या होता है? बाट जो होता है उसको क्या मानता है? वो स्टैंडर्ड मानता है। उसके आधार पर आपने देखा होगा, आप किसी भी सब्जी वाले की दुकान पर जाइए, ठेले पर जाइए या फिर शॉप पे जाइए, तो वो बाट जो होता है उसका इस्तेमाल करता है। तो और बाट के आधार पर जितनी भी सब्जियां होती है, तराजू हो, तरबूज हो,
ककड़ी हो, टमाटर हो, कुछ भी हो, उसका कैलकुलेट करता है वो कि भाई ये 1 किलो की है, ये इसकी है। तो इसी प्रकार से वैज्ञानिकों को भी क्या था, एक परमाणु की खोज थी। इस द्रव्यमान सापेक्ष विधि का मतलब भी यही होता है कि एक को मानक मान लिया जाता है और उसके आधार पर अन्य जितनी भी वस्तु होती है उसको, उसके द्रव्यमान को कैलकुलेट किया जाता है। और इस पृथ्वी पे किसी का भी द्रव्यमान एग्जैक्ट नहीं है, आप समझिए, किसी का भी द्रव्यमान एग्जैक्ट नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपका द्रव्यमान मुझे कैलकुलेट करके बताओ, तो आप बोलेंगे मेरा द्रव्यमान 70 किलो है और 80 किलो है, लेकिन ये आपका एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि आपके सापेक्ष रखकर, आप किसके सापेक्ष आधार है उसका द्रव्यमान आपको कैसे पता, जिसके सापेक्ष आपका द्रव्यमान मापा गया है, कैलकुलेट किया गया है, जिस आधार पर आप मुझे कह रहे हो कि 60 किलो है, 70 किलो है, तो ये किस आधार पर कह रहे हो, आप कहीं मशीन पे गए होंगे, तो उस मशीन में जो डेटा डाला गया है क्या वो रियल है, और जो डेटा जिसने डाला है क्या उसके पास रियल डेटा था। माना जाता है कि लंदन में प्लेटिनम इरिडियम की एक बाट रखा हुआ है, उसको 1 किलोग्राम का माना जाता था, है ना, और उसके आधार पर ही जितने भी अपने लोहे के धातु के जो बाट हैं वो रखे गए, लोहे के धातु के बाट रखे गए, और आज अपन उन सबको 1-1 किलोग्राम का मानते हैं उन बाटों को, है ना। फिर उनको जोड़कर अपन और अधिक, जैसे 500 किलोग्राम, इस प्रकार के बड़े बड़े अपन बाट बनाते हैं। लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, लंदन से स्टार्ट हुआ। उसको देखा देखी ये जो बात फैल गई कि भैया 1 किलोग्राम का बाट है, तो उन्होंने भी बनाना स्टार्ट कर दिया। वो प्लेटिनम इरिडियम का धातु का था बना हुआ वो जो बाट था लंदन में जो था, लेकिन अपन किसके बनाते हैं, लोहे के बनाते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ मानक चाहिए था, है ना। तो इस विधि में क्या होता है, विधि तो समझ में आएगी आपको कि किसी एक चीज़ को मानक मानते हैं और उसके आधार पर सबको क्या करते हैं, सबका द्रव्यमान कैलकुलेट करते हैं। तो इसी बात को, इसी कंसेप्ट को आप कहाँ लगाइए, अपने वैज्ञानिक क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में लगाइए। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने द्रव्यमान सापेक्ष विधि का उपयोग करा। तो द्रव्यमान सापेक्ष विधि में क्या है, पहले आप इसको स्टेटमेंट लिख लीजिए, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, बोलने से आपके समझ में भी आ गया और सब कुछ हो गया, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लिखिए इस विधि को। तो लिखा है, इस विधि में किसी एक तत्व के एक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को मानक परमाणु द्रव्यमान यानी स्टैंडर्ड एटॉमिक मास मानकर उसके सापेक्ष अन्य तत्वों के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। तब वैज्ञानिकों को इस विधि में क्या लगा कि भाई हमारे को एक परमाणु, किसी एक तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को मानना पड़ेगा कि भाई इतना है, और उसके सापेक्ष हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि अन्य जो तत्व हैं उनको ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये थी ये विधि, आप लिख सकते हैं। इस विधि में देखिए, मैं आपको समझाना चाहूँ, इस विधि में किसी एक तत्व के, कोई सा भी एक तत्व लीजिए, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कुछ भी ले लीजिए, कि एक परमाणु उस हाइड्रोजन तत्व के एक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को मानक परमाणु द्रव्यमान मतलब होता है स्टैंडर्ड एटॉमिक मास मानकर मतलब यहाँ पर मानकर को मैंने हाईलाइट करा है। तो मानकर का मतलब होता है लेट कर, है ना, माना हमने इसका इतना है, क्योंकि मान ही सकते हैं अपन, और मान भी उसी कर सकते हैं जिसका अपन को पता हो, क्योंकि उस समय माना हाइड्रोजन का था, सबसे पहले हाइड्रोजन का माना था, आपको पता हो तो हाइड्रोजन क्यों माना सबसे पहले हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे प्रकृति में सबसे हल्का पदार्थ था, बहुत हल्का तत्व था। इसका जो द्रव्यमान था, एक एटम का जो द्रव्यमान था वो बहुत कम था, तो इसी कारण इसको मान लिया गया था, और इसका माना गया था एक माना गया था। तो इसके एक तो माना गया, लेकिन इसकी कोई इकाई नहीं रखी गई थी, ठीक है। तो एक के आधार पर ही इसको बांटा गया। तो मानकर उसके सापेक्ष यानी हाइड्रोजन के एक एटम के सापेक्ष अन्य तत्वों के एक परमाणु यानी एक एटम का एटॉमिक मास ज्ञात किया जाता है। तो ये इस विधि को अपन द्रव्यमान सापेक्ष विधि कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है, दूसरा प्रश्न क्या उठता है कि किस तत्व के परमाणु के द्रव्यमान को मानक परमाणु द्रव्यमान माना जाए जिसके सापेक्ष अन्य सभी तत्वों के एक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया जा सके। अब वो कौन सा तत्व हो जिसे मानक परमाणु द्रव्यमान माना जाए, है ना। अब वो कौन सा तत्व हो, वैज्ञानिकों के समक्ष एक दूसरा प्रश्न आया। पहला प्रश्न ये था कि परमाणु, एक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से किया जाए।
उसका सॉल्यूशन मिला। किससे, कैसे किया जाए, द्रव्यमान सापेक्ष विधि से किया जाए। बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न अब ये उठा कि द्रव्यमान सापेक्ष विधि में हमारे को एक ऐसे तत्व के एक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी जिसके आधार पर हम अन्य तत्वों के एक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को माप सके। बातों को समझ में आ रहा है? मेरे एक एक शब्द को ध्यान से समझना, तभी जाकर आप क्लियर कर पाएंगे। बहुत सरल टॉपिक है, लेकिन सरल है इसका मतलब ये नहीं है कि इससे सवाल नहीं पूछा जाएगा, है ना। हार्ड नहीं है ये टॉपिक, फिर से बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिए। इस पर अपन न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे अच्छे करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल करवाऊंगा और आपको क्वेश्चन भी दूंगा करने के लिए घर के लिए, तो आप मुझे करके बताना, ठीक है। तो किसे मापा जाए भैया, किस तत्व के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान माना जाए? तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन का माना, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन हाइड्रोजन का माना तो हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत हमारे को इतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हुए कि हम उस पर भरोसा कर सकें, उन परिणामों पर, है ना। तो हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि हाइड्रोजन तत्व के एक परमाणु को हम नहीं कर सकते भाई, ये इसके भरोसे लायक नहीं है, ये इसका जो कैलकुलेशन आ रही है हमारे पास, ये सही नहीं आ रही है। इससे अन्य तत्वों का जो एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान है, वो कैलकुलेट नहीं हो रहा। तो पहला हाइड्रोजन को लिया था, लेकिन उसको हटा दिया। फिर दूसरा आई ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन तत्व जो होता है उसको लिया, ऑक्सीजन तत्व को लिया, उससे मापा गया, क्या गया, उससे मापा गया कि भाई कि इसका जो एक परमाणु है उसके सापेक्ष, यानी इसके सापेक्ष, जैसे कि मतलब दूसरा जो बाट था वो ऑक्सीजन तत्व था, पहला बाट हाइड्रोजन तत्व था, लेकिन वो जो हाइड्रोजन तत्व वाला बाट था ना, बाट यानी जो अपन वेजिटेबल्स नापने में करते, तो वो बाट काम नहीं आया। तो एक और बाट लिया, ऑक्सीजन का बाट लिया, तो वो भी काम नहीं आया। क्यों काम नहीं आया? क्योंकि ऑक्सीजन का जो समस्थानिक थे, यानी आइसोटॉप्स, मैंने आपको पहले बताया था, वो प्रकृति में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, है ना। तो इस प्रकार से इसको भी नहीं लिया। फिर बारी आती है तो किसको लेवे? तो बारी आती है, इसका उत्तर होता है कार्बन तत्व। कार्बन तत्व के एक समस्थानिक कार्बन 12 यानी 12C6 के एक परमाणु के द्रव्यमान को मानक परमाणु द्रव्यमान निर्धारित किया गया। किसे निर्धारित किया गया? वो कौन सा तत्व था? कार्बन तत्व था। और कार्बन तत्व का एक समस्थानिक था जिसका नाम था कार्बन 12 समस्थानिक। तो कार्बन 12 समस्थानिक को क्या किया गया? कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को क्या किया गया? मानक परमाणु द्रव्यमान माना गया। क्या माना गया? मानक परमाणु द्रव्यमान, यानी स्टैंडर्ड एटॉमिक मास माना गया कि इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, सभी जो तत्व हैं उनके एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान हम निर्धारित करेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो कार्बन तत्व के एक समस्थानिक ये तो चलिए कर लिया, लेकिन प्रश्न आप मुझसे ये पूछ सकते हैं, सर आप मुझसे ये पूछ सकते हैं, क्या पूछेंगे आप कि सर किस आधार पर कार्बन 12 के एक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को मानक परमाणु द्रव्यमान निर्धारित किया गया? किस आधार पर आपने कार्बन 12 को, या किस आधार पर वैज्ञानिकों ने कार्बन 12 को के एक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को मानक परमाणु द्रव्यमान निर्धारित किया गया? किस आधार पर? तो इसके 4 आधार थे। 4 आधारों पर कार्बन 12 को क्या किया गया? कार्बन 12 को क्या किया गया? कार्बन 12 के एक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को मानक परमाणु द्रव्यमान यानी स्टैंडर्ड एटॉमिक मास निर्धारित किया गया। तो वो 4 जो आधार थे वो कौन कौन से थे? उत्तर में लिखेंगे। पहला था उपलब्धता। उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि वो प्रकृति में क्या पाया जाता है? बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी करता होगा, है ना, मतलब सबके साथ ही कार्य करता होगा, सबके साथ ही क्या उसका नियंत्रण रहता होगा। तो पहले था उपलब्धता। प्रकृति में जो उपलब्धता थी, उसकी अवेलेबिलिटी थी, वो बहुत ज़्यादा थी। हम आज देखते हैं हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो कार्बन से ही बनी हुई है, अधिकांशतः 99% हमारे जितनी भी अपन चीज़ें देखते हैं वो सब कार्बन से ही बनी होती है। तो इस कारण अपन ने कार्बन 12 के समस्थानिक को, यानी कार्बन को ही एक तरीके से क्या करा, कार्बन के एक एटम को एटॉमिक स्टैंडर्ड एटॉमिक मास चूज किया। पहली बात उपलब्धता के कारण।
दूसरा कारण हो सकता है न्यूनतम क्रियाशीलता, कि ये जो कार्बन है वो बहुत न्यूनतम क्रियाशीलता को दर्शाता है, यानी हर किसी के साथ क्रियाशीलता नहीं कर लेता है ना, हर किसी के साथ क्रियाशीलता यानी रिएक्टिव नहीं कर जाता है। जिस प्रकार से हाइड्रोजन है, लिथियम है, ये सारे के सारे रिएक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन है, ये बहुत ज़्यादा एकदम से रिएक्टिव हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर देते हैं हर किसी के साथ, मतलब कहीं भी जाओ तो रिएक्शन कर लेते हैं, यौगिक बना लेते हैं। रिएक्शन करने का मतलब होता है यौगिक बनाना, ठीक है। तो ये जो तत्व था ये हर जगह रिएक्शन नहीं कर लेता था। अगर आपको रिएक्शन करवाना है तो आपको उसको थोड़ी सी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाकर आपका क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट होगा, अन्यथा नहीं होगा, है ना। तो ये था न्यूनतम क्रियाशीलता, ये बहुत कम क्रियाशीलता को दिखा देता है, ठीक है। फिर तीसरा कारण था अधिकतम क्रियाशीलता। अधिकतम क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा क्रियाशील ना हो जाए, वही बात जो मैंने बताई। न्यूनतम क्रियाशीलता का मतलब कम बिल्कुल, है ना, और अधिकतम क्रियाशीलता है मोस्ट रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा क्रियाशीलता दिखा रहा है, तो ऐसा भी नहीं था। और चौथा कारण था कि समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स यानी इसकी प्रकृति में ज़्यादा आइसोटॉप्स नहीं पाए जाते थे उस समय, ये सिर्फ कार्बन का एक ही समस्थानिक था, वो था कार्बन 12 जो ये था। आज तो अपने 3 है कार्बन के समस्थानिक, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये 3 प्रकार के समस्थानिक पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय कार्बन के एक ही समस्थानिक था, और आज भी अपन देखें तो कार्बन 12 ही 99.99% पाया जाता है, 99% पाया जाता है कार्बन 12 प्रकृति में, और कार्बन 13 उससे थोड़ा कम यानी 0.1, और कार्बन 14 तो पाया ही नहीं जाता है। तो इस प्रकार से इसके बहुत कम समस्थानिक भी हैं। तो इन 4 आधारों पर, ये जो 4 आधार थे, पहला उपलब्धता अवेलेबिलिटी, दूसरा लीस्ट रिएक्टिविटी यानी ये बहुत कम रिएक्टिव दर्शाता था, मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं था ये। देखिए लीस्ट रिएक्टिव में आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे बहुत कम क्रियाशीलता, जैसे हीलियम दिखाता है, नियॉन दिखाता है, आर्गन दिखाता है, जैसे उत्कृष्ट गैसें होती हैं ना, बहुत कम क्रियाशीलता दिखाती हैं, यानी किसी के साथ क्रिया ही नहीं करती हैं, यानी ये रिएक्ट ही नहीं करती हैं, यौगिक ही नहीं बनाती हैं। लेकिन तो ऐसे तत्वों की ज़रूरत नहीं थी हमारे को, तो ये बहुत कम थी, लेकिन ये थोड़ा करता था। अधिकतम क्रियाशीलता जैसे हमारे हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ये जितने भी होते हैं हैलोजेंस हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो ये इन्हीं की तरह भी नहीं था। और इसके समस्थानिक जो थे वो भी बहुत कम थे। तो इन 4 आधारों पर समस्थानिक, इन 4 आधारों पर इनको बांटा गया। इस आधार पर कार्बन 12 को क्या मान्यता मिली कि ये इसके एक एटम जो है उसको स्टैंडर्ड एटॉमिक मास माना जाएगा, इसके एक एटम को स्टैंडर्ड एटॉमिक मास यानी मानक परमाणु द्रव्यमान माना जाएगा। ये नेक्स्ट जो प्रश्न था आपका और वैज्ञानिकों के समक्ष, कि वो लोग उनसे पूछ सकते थे कि आपने कार्बन 12 को ही क्यों चुना, तो उसका ये आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न ये आया, आपने चुन तो लिया, आपने बाट तो चुन लिया, सब्जी मापने के लिए आपने बाट को तो चुन लिया, लेकिन सब्जी को मापेंगे किस में, यानी सब्जी को किस मात्रक में मापेंगे, यानी उसका मात्रक क्या होगा, परमाणु को मापने का मात्रक क्या होगा, सब्जी को मापने का मात्रक क्या होगा, वो तो बताइए। दूसरा मतलब नेक्स्ट जो क्वेश्चन वैज्ञानिकों के सामने खड़ा हुआ वो क्या था कि किसी भी तत्व के एक परमाणु के, किसी भी तत्व के, जैसे कोई सा भी तत्व है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, जितने भी तत्व हैं, उनके एक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को किस में मापा जाए, किस में मापा जाए, क्या हो उसकी यूनिट। जैसे सब्जी को तो आज अपन किलोग्राम में मापते हैं, है ना, ग्राम में मापते हैं, वैसे ही परमाणु को किस में मापा जाए, अर्थात परमाणु द्रव्यमान का मात्रक क्या हो। जिस प्रकार से सब्जी का मात्रक किलोग्राम, ग्राम होता है, उसी प्रकार परमाणु के द्रव्यमान का मात्रक क्या हो। तो ये परेशानी उत्पन्न हुई। बाट तो चुन लिया अपन ने कि किसके आधार पर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बाट तो चुन लिया, वो बाट क्या था, कार्बन 12 था, लेकिन अब उस बाट को अपन लगाएंगे तो किस यूनिट में मापें उसको, लीटर में मापें, किलो लीटर यानी सेंटीमीटर में मापें, मीटर में मापें, किलोग्राम में मापें, ग्राम में मापें, किस में मापें। द्रव्यमान है तो ग्राम में तो मापना पड़ेगा, लेकिन ग्राम से ऊपर की इकाई भी तो चाहिए। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान ग्राम में तो अपन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसका मानक जो स्टैंडर्ड यूनिट होगी वो क्या होगी।
तो बहुत खोजबीन करी, बहुत खोजबीन करके इसका उत्तर मिला, और उत्तर क्या था? AMU। ये जो है आज अपन परमाणु को AMU में मापते हैं। किस में मापते हैं? जिस प्रकार से सब्जी को अपन किस में मापते हैं? किलोग्राम में, उसी प्रकार से परमाणु के द्रव्यमान को AMU में मापते हैं। और इसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हिंदी में कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या कहते हैं भाई? परमाणु द्रव्यमान इकाई। लेकिन उस समय AMU मापा गया था, लेकिन आज तो ये भी बदल दिया गया है। AMU को अपन क्या लिखते हैं? सिर्फ U लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? U लिखते हैं। और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। U का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। और यूनिफाइड मास को अपन क्या कहते हैं? एकीकृत द्रव्यमान। क्या कहते हैं भाई? एकीकृत द्रव्यमान। बात क्लियर? तो अभी तक अपन ने 4 प्रश्नों पर चर्चा करी। पहला प्रश्न था कि परमाणु का द्रव्यमान कैसे मापा जाए, तो इसकी विधि मिली अपन को द्रव्यमान सापेक्ष विधि, यानी सापेक्ष, यानी एक के सापेक्ष इसको ज्ञात करना, इसके सापेक्ष इसको ज्ञात करना। फिर इसी से एक और प्रश्न बना कि किसके सापेक्ष किसी अन्य तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान मापा जाए, तो इसका उत्तर मिला अपन को कार्बन 12। जो कार्बन 12 समस्थानिक है, उसके एक एटम के यानी एक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को मानक परमाणु द्रव्यमान मान लिया गया कि इसके आधार पर ही हम इसके सापेक्ष ही हम अन्य जो तत्व हैं उनके एक एटम के एक परमाणु द्रव्यमान को निर्धारित करेंगे। दूसरा प्रश्न कंप्लीट। फिर तीसरा प्रश्न आया कि कार्बन 12 को ही हमने क्यों चुना, तो उसके 4 कारण थे। उपलब्धता, न्यूनतम क्रियाशीलता, अधिकतम क्रियाशीलता और समस्थानिक, की प्रकृति में उसके बहुत कम समस्थानिक पाए जाते थे। और उस समय जिस समय कार्बन 12 को चुना गया, उस समय तो बिल्कुल ही नहीं पाए जाते थे, एक ही था सिर्फ कार्बन 12, इसलिए इसको चुन लिया गया। ठीक, ये 4 कारण थे। फिर चौथा प्रश्न आया कि भाई हमने बाट तो चुन लिया, जो बाट था उसको तो चुन लिया, लेकिन बाट का इस्तेमाल हम मतलब सब्जियों को मापने में जिस प्रकार से अपन किलोग्राम ग्राम का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से परमाणु द्रव्यमान को भी हमारे को ज्ञात करना पड़ेगा, उसकी भी एक यूनिट चाहिए हमारे को। तो ये प्रश्न आया कि यूनिट क्या लें? किसी भी तत्व के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट करने के लिए हमारे को कोई ना कोई यूनिट की आवश्यकता होगी, मात्रक की आवश्यकता होगी। तो मात्रक क्या हो? तो इस पर खोजबीन चली और इसका उत्तर आया AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो किसी भी परमाणु द्रव्यमान का, किसी भी तत्व के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान का मात्रक होता है। यानी आपसे ये प्रश्न जो मैंने बनाए हैं ना, ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी में पूछ लिए जा सकते हैं। एनसीईआरटी अभी जो एग्जाम होंगे आपके एनसीईआरटी हो, आरबीसी हो, कोई भी बच्चा देख रहा हो, तो उसके लिए ये प्रश्न निर्धारित हैं। ये इसमें से प्रश्न आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट बेसिक प्रश्न है। इनको जानकर अगर आप इनको पढ़ भी लोगे ना, कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे लेकिन प्रश्न को पढ़ लोगे, अगर आपने समझ रखा होगा कॉन्सेप्ट, तो आपको बिल्कुल रिवीजन टाइम में आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा पढ़ने में। बस आप प्रश्न पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो AMU अपन ने ज्ञात कर लिया, परमाणु द्रव्यमान इकाई हमारे को पता चल गई, शाबाश। तो अब क्या था, जिस प्रकार से मान लीजिए सब्जी मापने के लिए हमारे को बाट की ज़रूरत थी, तो हमारे को बाट मिल गया, उसके बाद हमारे को मात्रक की ज़रूरत थी, तो मात्रक के रूप में हमारे को किलोग्राम मिल गया, यानी मात्रक के रूप में हमारे को AMU मिल गया और बाट के रूप में कार्बन 12 मिल गया। अब एक और चीज़ की ज़रूरत है, जिस प्रकार से अपन को सब्जी मापने के लिए बाट की आवश्यकता थी और बाट के बाद हमारे को किलोग्राम और ग्राम की आवश्यकता थी, ये भी मिल गया। अब इसके बाद एक और व्यवहारिक जीवन से जोड़ना है इस बात को। अब अपन को और किस चीज़ की ज़रूरत है? अब हमारे को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मात्रक हमारे को पता चल गया 1 किलोग्राम है, तो उसमें कितने ग्राम होने चाहिए। तो हमारे को पता है रिलेशन इसके बीच में, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो इस प्रकार से 1 AMU बराबर कितने ग्राम होंगे? अब ये वैज्ञानिकों के सामने ये नेक्स्ट प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न क्या था कि 1 AMU यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितने ग्राम होते हैं। ठीक है, कि 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितने ग्राम होते हैं। बहुत गहराई से समझना इस बात को, बहुत अच्छी मज़ा भी आ रहा होगा आपको, प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे तो समझ में भी आएगा। तो 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं ये मैं आपको भी बता सकता हूँ, मेरे को पता है, और आपको भी, आप भी अगर बुक में जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत ईजी है। लेकिन मैं आपको ईजी करने के लिए नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि वो AMU
वैज्ञानिकों ने कैसे कैलकुलेट किया। आप रट्टा मारने के लिए मार सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी। आपने पीछे कॉन्सेप्ट समझ रखा होगा। गणित के फॉर्मूले जब अपन पढ़ते हैं तो उसके पीछे हमारे को उसका एक बड़ा डेरिवेशन होता है, जिससे अपन को किसी घनाभ का या घन का आयतन ज्ञात करना होता है, तो हमने उसको कैलकुलेट कर रखा है ना, कि आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है ना। तो इस प्रकार का कंसेप्ट हमारे को पहले पता होता है, फिर हम जटिल से जटिल फॉर्मूला भी ज्ञात कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कॉन्सेप्ट हमारे को याद होना चाहिए। उसी प्रकार से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, अवधारणा क्लियर करूंगा कि एक AMU में कितने ग्राम होते हैं, वैज्ञानिकों ने इसको कैसे कैलकुलेट किया, तो इसको अपन देखने वाले हैं। तो ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा। तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने माना कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU होता है। उन्होंने मान लिया, क्योंकि उन्होंने ये तो पहले ही मान लिया था कि कार्बन 12 को हम बाट चुन रहे हैं, यानी कार्बन 12 को कार्बन 12 के एक परमाणु को हम क्या चुन रहे हैं, मानक परमाणु द्रव्यमान चुन रहे हैं, यानी स्टैंडर्ड एटॉमिक मास चुन रहे हैं। यानी उस जो परमाणु द्रव्यमान है, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान है, उसके सापेक्ष हर एक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जाएगा। तो उन्होंने ये तो चुन लिया, लेकिन उसका द्रव्यमान तो माना जाए। द्रव्यमान तो पता, जैसे हाइड्रोजन का सबसे पहले माना था क्या, एक माना था, बिना किसी मात्रक के सबसे पहले हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना माना, एक माना, लेकिन वो काम नहीं आया। तो इसलिए एक AMU हमारे को मात्रक तो पता चल गया कि एक AMU, यानी AMU में हम परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को मापेंगे, लेकिन हमारे को यहाँ पर क्या चाहिए था, द्रव्यमान चाहिए था, जिसके सापेक्ष हम ज्ञात कर सकें। तो वैज्ञानिकों ने क्या करा, माना कि कार्बन 12 के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 12 AMU होता है। कितना होता है भाई, 12 AMU होता है। और 12 AMU होता है तो कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU होता है। समझ में आया। लेकिन हमारे को तो किसकी वैल्यू चाहिए, हमारे को तो एक AMU की वैल्यू चाहिए ना, तभी तो हम रिलेशन पता कर पाएंगे कि एक AMU में कितने ग्राम होते हैं। अभी हमारे को क्या पता है कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU है। तो मुझे बताइए एक AMU में बराबर कितना होगा। इस आधार पर एक AMU कितना बराबर होगा, 12 को इधर भेज देंगे, क्या होगा, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा भाई, 12। समझ में आया क्या लिखा अपन ने, एक AMU बराबर कितना हो जाएगा, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा 12, ये हो जाएगा। ठीक है। अब अपने सामने एक और समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हो गई कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो, है ना। अब ये तो पता ही नहीं था, माना था ना अपन ने तो सिर्फ 12 AMU, लेकिन अपन को एग्जैक्ट परमाणु द्रव्यमान नहीं पता था अभी भी कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। माना अब इससे तो फिर सवाल ही खत्म हो जाएगा, एक AMU बराबर कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, ये हुआ। तो यहाँ पर कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान मैंने कितना माना, 12 AMU माना, तो इससे तो सवाल ही खत्म हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं माना जो उसको रख नहीं सकते। अब क्या करना पड़ेगा, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमने पढ़ रखा है, हम जानते हैं अभी अपन जानते हैं कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम प्रति मोल होता है। कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 ग्राम प्रति मोल होता है, हम जानते हैं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 ग्राम प्रति मोल होता है। इसका मतलब समझिए, मात्रक देखिए आप मात्रक देखिए। इसका मतलब क्या है कि कार्बन एक मोल के कार्बन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 12 ग्राम है। मतलब एक मोल कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 12 ग्राम है। अपन को तो सिर्फ ग्राम में चाहिए ना भाई, अपन तो एक AMU बराबर ग्राम में ज्ञात करना है। तो हमने क्या करा, ग्राम में चाहिए तो इसको मोल को इधर भेज दिया, मोल को कहाँ भेज दिया, इधर भेज दिया, और इधर जाके ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, कार्बन के परमाणु से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए, ये एज इट इज ये था और ये जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या हो गया, एक मोल। क्या हो गया, एक मोल लिख दिया। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, एक मोल कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 12 ग्राम हो गया। अब यहाँ पर आपको समझना है कि एक मोल मतलब क्या होता है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर, एक मोल जो होता है वो कार्बन के 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु के बराबर होता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि कार्बन जो तत्व है, कार्बन के तत्व जो बना हुआ है वो कितने, उसके एक मोल का मतलब क्या है कि कार्बन में जितने तत्व हैं, कार्बन में असंख्य तत्व हैं, लेकिन
कार्बन के 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु का जो द्रव्यमान है वो 12 ग्राम है। ये मतलब है 1 मोल का। 1 मोल की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कार्बन के 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम है। यानी कार्बन जो तत्व है उसमें बहुत सारे परमाणु हैं, लेकिन बहुत सारे परमाणु में से 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम है। तो हम इस बात को लिख लेते हैं। इस बात को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि कार्बन के 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 12 ग्राम है। मतलब इतने सारे परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम है। लेकिन हमारे को तो किसका ज्ञात करना था, हमारे को किसका ज्ञात करना था, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना था साहब। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना था ना। लेकिन हमारे पास तो कितने का है, कार्बन के 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम है। तो मुझे एक का चाहिए तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। तो क्या करूँगा, क्या लिखूंगा मैं, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान यदि मुझे ज्ञात करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, 12/6.022 गुणा 10 की घात 23 ये लिखूंगा। तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना निकल के आ गया, इतना निकल कर आ गया। अब आप पूछेंगे ये जो सर 6.022 गुणा 10 की घात 23 है, ये जो संख्या है इसको नाम दिया गया। ये जो संख्या थी इसका कुछ नाम है, वो नाम है Na मतलब होता है आवोगाद्रो संख्या। क्या है भाई, आवोगाद्रो संख्या। आपने पढ़ रखा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। 6.022 गुणा 10 की घात जो 23 है ये एक संख्या है Na, है ना। तो इसको लिख लीजिए कि Na बराबर आवोगाद्रो संख्या, और आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना निकला भाई, 12/Na यानी 12/Na यानी 12/6.022 गुणा 10 की घात 23 ग्राम। ये कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान निकला। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब कार्बन के एक परमाणु यानी इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। क्या कर लीजिए भैया, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ये देखिए, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको ज्ञात हो चुका है। अब ये जो आपको ज्ञात हुआ, अब इसका मान कहाँ रख देंगे, इसका मान यहाँ रख देंगे। कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। अब यहाँ रख देंगे तो अपन को 1 mu का मान ज्ञात हो जाएगा। तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान अपन को कितना, 12/Na। तो यहाँ पर कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान अपन यहाँ रख लेंगे। चलिए रखते हैं। कैसे रखेंगे, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान अपन को 12/Na ज्ञात हुआ, तो अपन 1 AMU बराबर कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान की जगह क्या लिखेंगे, 12/Na ग्राम बट्टा क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। ठीक है, बढ़िया। एक चीज़ अच्छी तरीके से समझते जाओ। आप जब तक किसी चीज़ को ज़्यादा समय ना देंगे जब तक वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। समय जैसे देना आपने स्टार्ट कर दिया वैसे ही आपके दिमाग में उस चीज़ के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो भाई 1 AMU बराबर कितना हो गया, 12/Na बटा 12। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 12 से 12 कैंसिल हो रहा है, 12 से 12 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आया, 1 AMU बराबर 1/Na ग्राम आ गया। यानी AMU का मान मुझे ग्राम में पता चल गया। AMU का मान मुझे ग्राम में पता चल गया, ग्राम में पता चल गया। लेकिन मुझे तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं Na की जगह वापस से क्या लिख देता हूँ, 1 AMU बराबर में लिख देता हूँ 1/6.022 गुणा 10 की घात 23 लिख देता हूँ। क्योंकि Na का मान कितना था, यही तो था आवोगाद्रो संख्या। Na मतलब आवोगाद्रो संख्या, नंबर ऑफ एवोगाद्रो। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कैसे करोगे, 1 का भाग आप 6.022 में देना। तो आपको आप जब देंगे तो आपके पास कोई डेटा आएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे आप वैज्ञानिक सापेक्ष संकेतन विधि से, जैसे मैंने आपको बताया था। तो वो सब कर आप क्या करेंगे, आपके पास जो रियल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 AMU बराबर 1.66 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। बस यहीं आपकी सारी खोज खत्म होती है और यहीं आपका पूरा कंसेप्ट खत्म होता है। अब मैं आपको व्यवहारिक और अपना जो रसायन क्षेत्र है उसके विषय में अंतर बताऊंगा। अब अपन को सब्जी मापने के लिए क्या चाहिए था, बाट की आवश्यकता थी, यानी एक ऐसे चीज़ की आवश्यकता थी जिसके आधार पर अपन क्या करें, सारी सब्जियों के मापन ज्ञात करें। दूसरी तरफ हमारे को परमाणु का द्रव्यमान मापना था और उसके लिए हमारे को एक ऐसे परमाणु की आवश्यकता थी या किसी ऐसे द्रव्यमान की आवश्यकता थी जिसके द्रव्यमान के सापेक्ष हम अन्य परमाणु के द्रव्यमान ज्ञात कर सकें। दोनों बातों को साथ साथ लेके चलना।
तो हमारे को यहाँ पर बाट की आवश्यकता थी और यहाँ पर किसकी आवश्यकता थी, किसी परमाणु के द्रव्यमान की। तो यहाँ पर हमने एक बाट को चुना और वो बाट था लोहे का बाट, ठीक है। और यहाँ पर हमने किसको चुना बाट के रूप में, कार्बन 12 को चुना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर था। अब हमारे को बाट तो मिल गया, हमारे को कार्बन 12 तो मिल गया, लेकिन अब हमारे को ज्ञात करना था मात्रक, है ना। उसके बाद हमारे लिए था कि बाट तो मिल गया साहब, अब इसका मात्रक क्या हो। तो सब्जी के लिए मात्रक निर्धारित किया गया किलोग्राम, और परमाणु के परिप्रेक्ष्य में परमाणु का जो द्रव्यमान था उसको मापा गया AMU, जिसे आज अपन U यानी यूनिफाइड यानी एकीकृत द्रव्यमान कहते हैं। तो U यानी AMU मापा गया। चलिए माप लिया गया, तो सब्जी का किलोग्राम तो माप लिया गया, लेकिन 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं ये तो पता हो। तो सब्जी के केस में तो हमारे को पता था कि 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं भाई, 1000 ग्राम होते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को नहीं पता था कि 1 AMU बराबर कितने ग्राम होते हैं। तो उन्होंने इस बात को क्या करा, फाइंड करना शुरू करा, और फाइंड करते करते अपन ने भी फाइंड करा, सिद्ध करा, दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद हमारे पास एक रिलेशन आएगा। जिस प्रकार से 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, उसी प्रकार से 1 AMU बराबर 1.66 गुणा 10 की घात -24 ग्राम होता है। तो आप इस आधार पर आप तमाम सब्जियों के भी क्या ज्ञात कर सकते हैं, द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, और इस आधार पर आप तमाम परमाणुओं तमाम तत्व के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, परीक्षा में कैसे सवाल आते हैं उन पर चर्चा करते हैं। देखिए मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल कराने वाला हूँ, अगर आप मेरे साथ टिके रहे लास्ट तक तो मैं आपको निसंदेह तौर पर आपको ये विश्वास दिलाने 100% विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब अपन इसके सवाल करेंगे। तो जिस प्रकार से अपन 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो मैं बोलूँ 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम है, तो मुझे 7 किलोग्राम कितने ग्राम के होंगे ये बताइए। 7 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, तो आप बोलेंगे सर 7000 ग्राम होंगे, है ना। मैं पूछूँ 2 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होंगे, तो आप बोलेंगे 2000 ग्राम होंगे। तो इस प्रकार से आपने मुझे बता दिया। और फिर मैं आपसे ये भी पूछूं कि भाई मुझे ये बताइए सर कि मैं आपको 5 ग्राम देता हूं, तो 5 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होंगे, तो आप मुझे डिवाइड करके बताएंगे, है ना। डिवाइड कैसे करेंगे कि 1/1000 गुणा 5, इस प्रकार से करेंगे। तो आप बोलेंगे सर 5/200 है, 5/1000 मतलब बराबर 1/200। सिंपल सा आप ये करके देंगे। तो इसी प्रकार से इसमें भी फंडामेंटल चलता है। इसमें क्या फंडामेंटल चलता है कि 1 AMU बराबर कितना होता है, 1.66 गुणा 10 की घात -24 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम बराबर कितने AMU होंगे। इस प्रकार से जो NCERT है और विभिन्न प्रकार के जो पेपर हैं उसमें प्रश्न पूछा जाता है। बहुत छोटा कंसेप्ट है, बहुत सरल कंसेप्ट है, और इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं क्योंकि गहरा भी है और छोटा भी है। तो लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, और ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो नीट में इससे 1-2 प्रश्न आ जाता है, तो वहीं अपन खल्लास अपना मामला हो जाता है। क्योंकि आपको पता है नीट में नेगेटिव मार्किंग चलती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका एक प्रश्न गलत होना नहीं आता है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन आता मतलब आपको संदेह है तो आप फंस गए। अगर आपको भ्रम में हो आपकी ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है, तो इस प्रकार में आप फंस जाते हो। ये चीज़ इसलिए ऐसे प्रश्न छोटे छोटे कंसेप्ट में से डाले जाते हैं। तो मैं आपको बोर्ड के लेवल पर जो प्रश्न आए हैं उन पर आपको चर्चा कराता हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उससे पहले अपन इसको महत्वपूर्ण जो सूत्र है उसको लिख लेते हैं एक बार अलग से, ताकि अपन को दिक्कत ना हो। तो महत्वपूर्ण सूत्र की शैली में मैंने जैसे आपको बताया कि AMU को ग्राम में चेंज करना है और ग्राम को AMU में चेंज करना है। तो उसके लिए जो सूत्र है वो मैंने आपको बता दिया। वो जो रिलेशन अपन को ज्ञात हुआ 1 AMU बराबर 1.66 गुणा 10 की घात -24 ग्राम, ये जो रिलेशन अपन को ज्ञात करा, बस इसी को रिलेशन को थोड़ा और तोड़ दिया मतलब सरल कर दिया। सरल करके मैंने आपके लिए इसको क्या कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग, यदि आपको क्वेश्चन में AMU का मान दे रखा हो, यानी एक परमाणु का द्रव्यमान आपको AMU में दे रखा हो और आपको पूछ लिया जाए कि ग्राम में चेंज करो, तो आपको कौन सा सूत्र अपनाना है, ये वाला सूत्र कि 1 AMU बराबर होता है 1.66 गुणा 10 की घात -24 ग्राम होता है। ये इसका आप प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपको एक सब्जी है, जैसे खीरा है, खीरे का आपको क्या करना है, आपको AMU में दे दिया, यानी 1 किलोग्राम दे दिया। आपको बोला कि ये जो खीरा है 1 किग्रा का है, यानी 1 kg का है।
तो मुझे बताओ कि ये कितने ग्राम का होगा। तो आप क्या बोलेंगे, 1 ग्राम का है, मैंने रिलेशन पढ़ रखा है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो सर इसका आंसर जो ये खीरा मेरे पास आपने दिया है ये 1000 ग्राम का होगा। तो उसी प्रकार से यदि मैं आपको बोलता हूँ कि ये एक तत्व है, हाइड्रोजन का तत्व है, और इस हाइड्रोजन तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो मेरे पास कितना है भाई, 1.0078 AMU है। तो मुझे बताओ कि ये जो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है AMU में, इसका ग्राम में कितना होगा। तो आप क्या करोगे, ये वाला सूत्र अपनाओगे कि मुझे पता है कि 1 AMU बराबर इतने ग्राम होते हैं, तो 1.0078 ये एक एग्जैक्ट मान है ना। तो ये हाइड्रोजन का एक परमाणु का जो एग्जैक्ट द्रव्यमान होता है वो इतना ही होता है, ठीक है, AMU में। तो वो ग्राम में कितना होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट, बस। चलिए अब आपसे पूछ लिया जाए, आपको प्रश्न में दे दिया जाए ग्राम में, आपको मान लिया जाए एक हाइड्रोजन तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको ग्राम में दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसका AMU में बताओ, तो कौन सा सूत्र अपनाओगे। सिंपल, इसको उल्टा कर दो। कैसे कि 1 ग्राम बराबर मुझे दे रखा है, यानी जो दे रखा है वो 1 ग्राम है, बराबर मेरे पास इतना है, तो जो दे रखा है मुझे उतने ग्राम बराबर कितने होंगे। मान लीजिए हाइड्रोजन तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान आपको दे रखा है 5 दे रखा है, मान लीजिए, वैसे एग्जैक्ट कुछ और होता है, मान लीजिए 5 दे रखा है, 5 ग्राम दे रखा है, ठीक है। अब आपको उसको AMU में चेंज करना है, तो आपको AMU में चेंज करने के लिए जो सूत्र है वो क्या है कि 1 ग्राम बराबर, देखिए 1 ग्राम बराबर आपको दे रखा है 1/1.6 गुणा 10⁻²⁴। तो आपको 5 ग्राम दे रखा है, तो 5 ग्राम बराबर कितने होंगे, बस सिंपल से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों में चीज़ क्या करनी है, मल्टीप्लाई करना है, दोनों में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो आपको मतलब जो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा उसके हिसाब से आपको लगाना है। यानी AMU में दे रखा है तो ये वाला लगाओगे, यदि प्रश्न में कहीं भी AMU दिख जाए तो बिना देख के समझिए आप कौन सा लगा देना, 1 AMU बराबर 1.6 गुणा 10⁻²⁴, और जो भी आपको दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर देना। और अगर ग्राम में दे रखा है आपको तो आप ये वाला सूत्र अपना सकते हो, दूसरा वाला, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत है क्या। चलिए अभी पहले अपन ये वाला जो सूत्र है, ये वाला जो है, ये वाला दूसरा वाला जो है, दूसरे वाले के ऊपर अपन क्या करते हैं, 5 उदाहरण करते हैं आराम से। कितने उदाहरण करेंगे, 5 उदाहरण करेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे के पूरे 5 उदाहरण करेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए। अगर अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं गारंटी देता हूँ न्यूमेरिकल सेक्शन के बाद आपको नहीं समझ में आए तो आप निसंदेह तौर पर डिसलाइक करके जा सकते हैं। निसंदेह तौर पर जो भी आपके मन में कोई कमेंट आए तो वो आप लिख के जा सकते हैं, अगर न्यूमेरिकल के बाद आपके समझ में नहीं आया, ये इतनी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। चलिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्या कौन से न्यूमेरिकल करेंगे, ये वाले जो दूसरा वाला है ना, ये वाला न्यूमेरिकल करेंगे कि ग्राम में दे रखा है आपको क्वेश्चन में और आपको AMU में चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे, बात क्लियर। चलिए पहला जो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ऐसा पूछा जाता है, अंकित प्रश्नों का अपना दौरा स्टार्ट हो चुका है। कैसा आता है प्रश्न आता है आपका, प्रश्न अपन कौन से कर रहे हैं पहले ये भी जान लो, कोई बच्चे होते हैं बार बार भूल जाते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है। कौन से प्रश्न, ग्राम को AMU में चेंज करने वाले प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं, आप ध्यान से दीजिए। अब यहाँ पर ग्राम को AMU में चेंज करने के लिए करना है तो सूत्र कौन सा अपनाएंगे, 1 ग्राम बराबर 1/1.66 गुणा 10⁻²⁴ AMU, है ना, ये इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो ये सारी बातें सवाल शुरू होने से पहले आपको समझ में आनी चाहिए, है ना, कि अपन कौन सा सवाल, किस प्रकार का पैटर्न का सवाल कर रहे हैं। आपको यदि पैटर्न क्लियर हो गया तो आप कर लेंगे सवाल को, है ना। ये एक शुरुआती बच्चे को बताना होता है, क्योंकि जो शुरुआत में देख रहा है उसके लिए बिल्कुल शून्य है सब कुछ, इसलिए उसको शून्य से लगाकर आगे तक बढ़ाना पड़ता है। इसलिए हम बार बार एक एक चीज़ को बताते हैं आपको। जैसे ग्राम को AMU में चेंज करना है तो कौन सा सूत्र अपनाएगा कि 1 ग्राम बराबर 1/1.66 गुणा 10⁻²⁴ AMU होता है, 1 ग्राम बराबर इतने AMU होते हैं। तो इस सूत्र का अपन अभी आगामी प्रश्नों में इसका उपयोग करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.6736 गुणा 10⁻² ग्राम है, तो U के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसको U के पदों में व्यक्त कीजिए। तो U के पदों में या AMU के पदों में दोनों एक ही बात है। यहाँ पर AMU लिखा है तो इसकी जगह U भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है।
U दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सवाल नहीं आता। वही 1 ग्राम बराबर 1/1.66 गुणा 10 की घात -24 U होता है, और 1 ग्राम बराबर 1/1.66 गुणा 10 की घात -24 AMU होता है। दोनों एक ही बात है, यूनिफाइड पुराने ज़माने में AMU बोला जाता था और आज के ज़माने U बोला जाता है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, बस चलिए। तो आपको सवाल में बोल रखा है हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.6736 गुणा 10 की घात -24 ग्राम है, तो U के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये आपके NCERT का ही उदाहरण है। सबसे पहला मैंने NCERT का उदाहरण नहीं लिया है, फिर अपन मेरे द्वारा जो उदाहरण देंगे वो अपन सेकंड से करेंगे। तो इसका कैसे करोगे? हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको दे रखा है, ये दे रखा है 1.6736 गुणा 10 की घात -24 ग्राम दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। AMU में या U में चेंज करना है तो क्या करोगे? पहले सबसे पहले क्या लिखोगे? सवाल में हल लिखोगे कि सर हल लिखना है। स्टेप बाय स्टेप समझना बातों को, हर एक बात को अच्छी तरीके से क्लियर करना, तब जाके आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आपके केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल सेक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद आपके मूल कंसेप्ट आएंगे, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा आपको समझने की आवश्यकता होगी, और उन चीज़ों को मैं इतनी अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपको कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे देंगे? पहले हल लिखेंगे, और जो आपको दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। दिया हुआ क्या है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको 1.6736 गुणा 10 की घात -24 ग्राम दे रखा है, इतना लिख लिया। फिर ज्ञात क्या करना है? दूसरा पॉइंट ये लिखना है। तो ज्ञात क्या करना है अपन को कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान हमारे को U में ज्ञात करना है, ग्राम में पता है, U में ज्ञात करना है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? इतना अपन को समझ में आ गया कि प्रश्न में पूछा क्या है और हमारे को लिख कर क्या आना है। पहले तो यही क्लियर करना होता है न्यूमेरिकल भाग में, आंकिक प्रश्नों में यही क्लियर करना होता है कि प्रश्न में पूछा क्या है। अगर ये क्लियर हो गया तो आपको आता है पहले से ही वो प्रश्न। मैं आपको ये बता सकता हूँ, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है पूरा अच्छी तरीके से तो आपको प्रश्न आता है, लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाती है? प्रश्नों को पढ़ने में। ठीक है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको U में ज्ञात करना है। कैसे करोगे? हमारे पास रिलेशन है, चूँकि हम लिख सकते हैं 1 ग्राम बराबर 1/1.66 गुणा 10 की घात -24 U होता है। तो मुझे कितने ग्राम दे रखे हैं? 1.6736 गुणा 10 की घात -24 ग्राम दे रखे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1.6736 गुणा 10 की घात -24 ग्राम बराबर कितने में होंगे? 1/1.66 गुणा 10 की घात -24 गुणा 1.6736 गुणा 10 की घात -24, यानी ये वाला जो है 1 ग्राम बराबर इतना है। तो मुझे कितने ग्राम दे रखे हैं? इतने ग्राम दे रखे हैं। तो इतने ग्राम बराबर कितने होंगे? ये होगा। ठीक है, 1/, ये जो संख्या है इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे 1 ग्राम से यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, उसी प्रकार से इतनी से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? 10 की घात -24 से 10 की घात -24 गया, ये दोनों कंप्लीट क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आप क्या आएगा आपके पास? आएगा 1.6736 अपॉन 1.66। जब आप इसको कैलकुलेटर से भाग देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1.6736 गुणा 10 की घात -24 ग्राम को यदि आप AMU में देखते हैं तो आपके पास ये आएगा आंसर। क्या आएगा? 1.0081 U, और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान, इसे हिंदी में कहते हैं। तो ये आपके पास आंसर आएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये जो है ये आपको कैलकुलेटर के माध्यम से ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये कैलकुलेटर के माध्यम से ही सॉल्व होंगे, क्योंकि ज़्यादा दशमलव की संख्या है और उसको आपको भाग देना है। तो आप अगर पॉइंट हटाकर भी काम करते हैं तो आपके पास 6000 तक की कोई संख्या आएगी, और फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और शुद्ध यदि मान चाहिए तो आपको कैलकुलेटर से भाग देकर ही देखना पड़ेगा। तो चलिए, इसका तो पहला प्रश्न का तो आंसर निकल गया कि हाइड्रोजन के ग्राम में आपको दे रखा था, हाइड्रोजन के ग्राम में आपको दे रखा था और आपने किस में निकाल लिया? उसको U में निकाल लिया। तो ये पहला प्रश्न तो आपका इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। बात क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं अपन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको दे रखा है। हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको दे रखा है 6.644316 गुणा 10 की घात -24 ग्राम आपको दे रखा है। तो U के पदों में इसको आपको व्यक्त करना है। कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, सबसे पहले हल लिखना है। दिया हुआ क्या है वो लिखिए। दिया क्या है कि
हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको इतना दे रखा है, ठीक है, इतना दे रखा है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान यू में ज्ञात करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, चूंकि हमारे को पता है 1 ग्राम बराबर इतने यू होते हैं, तो जो हमारे को ग्राम दे रखे हैं, यानी ग्राम कितना दे रखा है 6.644316 गुणा 10 की घात माइनस 24 ग्राम में कितने यू होंगे, तो वो इतने यू होंगे, है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाले इतने ग्राम में कितने म्यू यानी यू होंगे, यू मैं बोल रहा हूँ, है ना, अम्ब्रेला वाला यू, ठीक है, तो ये यू होंगे। फिर चलिए, तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.026 यू आंसर आ जाएगा AMU में। और जितने भी 4 आ रहा है, तो अपन ये जो मान आ रहा है 4.0026 ये आ रहा है ना अपने पास मान, तो इसी का ही अपन उपयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था किसी भी तत्व का यदि आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है, किसी भी तत्व का यदि आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, उसके परमाणु क्रमांक का डबल कर देंगे। तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 2 होता है, और उसका यदि आप डबल करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। लेकिन जो उसका एग्जैक्ट मान होता है वो 4 AMU में है, लेकिन उस 4 का मान आप सिर्फ 4 लिखते हैं, ध्यान है ना आपको, आप किसी भी परमाणु द्रव्यमान का मान किस में लिखते हैं, सिर्फ 4 ही लिखते हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखते, उसके मतलब उसके पीछे आप कोई मात्रक नहीं लगाते। लेकिन जब आप मात्रक लगा देते तो आपके लिए एग्जैक्ट मान लिखना मस्ट हो जाता है। तो वो एग्जैक्ट मान कितना होता है 4.0026 यू, जिसे अपन क्या लिखते हैं, सिर्फ 4 लिखते हैं। इसी प्रकार से जैसे अभी अपन ने स्टार्टिंग में हाइड्रोजन का ज्ञात करा, हीलियम का ज्ञात करा, अब इसके बाद करते हैं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का ज्ञात करके देखते हैं कि उतना ही आता है कि नहीं आता है। और ये एग्जैक्ट मान है 6.644316 गुणा 10 की घात माइनस 24, ये ग्राम हीलियम के एक परमाणु का जो ग्राम है, ग्राम में जो परमाणु द्रव्यमान है वो इतना ही है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न होगा, तो हाइड्रोजन का हो गया, हीलियम का हो गया, अब लिथियम का ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं लिथियम का। तो लिथियम के विषय में है, लिथियम के एक परमाणु का जो द्रव्यमान आपको दे रखा है इतना दे रखा है, तो यू के पदों में इसको व्यक्त करें, है ना। और लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है, और इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखते हैं अपना आंसर 6 आता है कि नहीं आता है इसको सॉल्व करने के बाद। तो बस हल लिखिए, सबसे पहले दिया हुआ क्या है वो लिखिए। क्या दिया है कि लिथियम के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको इतना दे रखा है, तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है लिथियम के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है, यू में ज्ञात करना है। तो हमारे को पता है चूंकि 1 ग्राम बराबर 1/1.66 गुणा 10 की घात माइनस 23 यू होता है, तो मुझे कितने ग्राम दे रखे हैं, इतने ग्राम दे रखे हैं। तो इतने ग्राम में कितने यू होंगे, इतने यू होंगे। बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है, जो संख्या आपको दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करोगे तो रियल में आंसर क्या आएगा अपने पास, 6.941 यू आंसर आएगा। जब आप इसको चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो देखिए स्टार्टिंग में अपन ने क्या बोला था 6, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है 6 यहाँ पर आएगा ना 6.941, जिसे अपन सिर्फ 6 के, अगर आपको लिथियम का यदि आपसे कोई परमाणु द्रव्यमान पूछ ले तो आप उसको क्या बोलेंगे 6 होता है, लेकिन 6 बोलकर आप चुप हो जाते हैं ना, आप उसके पीछे कुछ लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते। लेकिन आप बोलें कि 6 AMU, तो वो जो पूछने वाला है अगर उसको ज्ञान होगा, ज्ञान है इसलिए वो आपसे पूछ रहा है। अगर आपने 6 AMU बोला तो वो बोलेगा नहीं ये गलत है, तो आप बोलेंगे क्यों सर, आप वो बताएगा क्योंकि भाई 6 बोल रहे हो तो तब तक तो ठीक है आपका, लेकिन जब आप AMU लगा देते हो तो आपके लिए मस्त हो जाता है कि उसका पूरा मान दो। क्योंकि AMU का मतलब क्या होता है, वैज्ञानिकों ने AMU क्यों रखा, AMU से ले रखा क्योंकि इसका शुद्ध मान था AMU, ठीक है। तो AMU में इसका जो पूरा मान होता है वो कितना था 6.941 यू, ठीक है। ये बात क्लियर। तो हाइड्रोजन का हो गया, हीलियम का हो गया, लिथियम का हो गया। अब बेरिलियम है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम, ठीक है। बेरियम का देखते हैं। बेरिलियम का देखेंगे तो देखेंगे बेरिलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको दे रखा है ग्राम में इतना, तो यू के पदों में व्यक्त करो। बिल्कुल सेम कंसेप्ट लगाना है, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या लगाएंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद दिया क्या है बेरिलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको इतना दे रखा है। ज्ञात क्या करना है, दूसरा टॉपिक बेरिलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान। ये सेक्शंस होते हैं, दिया क्या है ये लिखो, ये एक अच्छा तरीका होता है अपनी कॉपी को सजाने का, ठीक है। बेरिलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको यू में ज्ञात करना है। तो हमारे को पता है चूंकि 1 ग्राम बराबर कितना होता है 1/1.66 गुणा 10 की घात माइनस 24 यू होता है। तो जो मुझे ग्राम दे रखा है उतने ग्राम में कितने यू होंगे,
यानी इतने ग्राम में कितने AMU होंगे, कुछ भी बोल सकते हो, कितने होंगे, इतने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो, जो अपने पास रिलेशन था, रिलेशन ये था, तो इसके आधार पर आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास बेरिलियम का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो अपन पहले ही कैलकुलेट करके रखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन पहला परमाणु क्रमांक, लिथियम दूसरा, हीलियम दूसरा, लिथियम तीसरा और बेरिलियम चौथा। तो चौथे का डबल करेंगे, 4 का डबल करेंगे तो 8, तो 8 आना चाहिए इसका अप्रोक्सीमेटली। कितना आना चाहिए, 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, इसका 9 आ रहा है, यहाँ सॉरी 8 आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आएगा, 9 आएगा, इसका 9 आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किन्हीं किन्हीं के लिए थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर वैसे 8 ही आना, 9 आएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। बात क्लियर, बेरिलियम का आपको बात क्लियर हुई। एग्जैक्ट मान बेरिलियम का कितना है, 9.0122 U, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना, आपको सॉल्व करना है इसको हर एक बात को, ठीक है। चौथी बात क्लियर। अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। अब बोरोन का ज्ञात करके देखते हैं भाई, चलिए बोरोन का देखते हैं। तो बोरोन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको, ग्राम में इतना दे रखा है। इसको U के पदों में चेंज करना है, क्या करोगे, हल लिखोगे। दिया क्या है, दिया है भाई आपको बोरोन के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है भाई बोरोन के एक परमाणु का द्रव्यमान U में, ठीक है। जो अपने पास रिलेशन है, चूँकि 1 ग्राम बराबर होता है 1/1.66 गुणा 10⁻²4 U, तो मुझे कितने ग्राम दे रखे हैं, इतने ग्राम दे रखे हैं। तो इतने ग्राम में कितने होंगे, इतने होंगे। इसको सॉल्यूशन करके देखेंगे तो इसका अपन बोरोन का पहले से कैलकुलेट करते हैं। 5 परमाणु क्रमांक होता है ना, तो इसका डबल कितना होगा, 10। तो देखते हैं कितना आता है आंसर, कितना आ रहा है भाई, 10 आ रहा है। देख लिया अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। समझ में आ रही है बात, कोई कठिन है क्या, मैंने आपको बोला तो बहुत सरल है, हो रहा है सरल, देख रहे हो ना। चलिए बात करते हैं, 5 प्रश्न अपने किसके कर लिए, आपको ग्राम में दे रखा है और आपको AMU में चेंज करना है, तो अपन ने उसके 5 उदाहरण कर लिए। अब अपन उदाहरण करेंगे कि आपको AMU में दे रखा है और ग्राम में कैसे चेंज करें उसका ज्ञात करेंगे, ठीक है, उसका ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे देखना। अब अपन आगे एक प्रश्न करने वाले हैं, AMU को ग्राम में कैसे चेंज किया जाए उसके रिगार्डिंग। तो इसका जो सूत्र था वो क्या था कि 1 AMU बराबर 1.66 गुणा 10⁻²24 ग्राम से आपको गुणा कर देना है, यदि आपको क्या करना है, AMU में चेंज करना है। एक उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे आपको उदाहरण दे रखा है कार्बन के एक परमाणु का, उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया। अब कार्बन का देखते हैं, कार्बन का ज्ञात करके देखते हैं। तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको दे रखा है 12.0107 U है, तो G के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी ग्राम में चेंज करना है। U में दे रखा है, ग्राम में चेंज करना है। U में दे रखा है, ग्राम में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, हल लिखेंगे। दिया क्या है वो लिखेंगे। दिया क्या है आपको कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना दे रखा है आपको 12.0107 है ना। 12 ही तो होता है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, तो परमाणु क्रमांक का डबल यानी 6 का डबल 12, तो 12 आ गया यहाँ पर, है ना। और AMU में 12 को लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 12.0107 है ना। तो इस प्रकार है। तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको इतना दे रखा है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में आपको ज्ञात करना है। बस इस चीज़ को आपको ग्राम में चेंज करना है। इसी प्रकार के आपके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चेंज करना है, चूँकि मुझे पता है कि 1 U बराबर 1.66 गुणा 10⁻²24 ग्राम होता है, यानी 1 U का मान इतना है, तो 12.0107 U का मान कितना होगा, कितना होगा, बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बताया था, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो 12.010 U बराबर 1.66 गुणा 10⁻²24 गुणा आप इसको गुणा कर देंगे इससे, तो कितना आंसर आएगा एग्जैक्ट आपका 12.0107 को यदि आप ग्राम में चेंज करते हैं तो कितना आएगा, ये आंसर आ जाएगा आपके पास 19.93762 गुणिते 10⁻⁻²24। ठीक, ये अपने हिंदी में बोलते हैं, मैंने हिंदी में बोल दिया, सॉरी, तो कोई बात नहीं, हिंदी में बोल दिया तो हिंदी में बोल दिया, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं ना, कुछ भी हो। तो पहला का अपना निकल गया। इस प्रकार से अपन AMU को ग्राम में चेंज करते हैं। ठीक है, बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लीजिए, नाइट्रोजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है AMU में वो कितना होता है 14.0067 होता है।
यू में इतना होता है, तो ग्राम में कितना होगा? सिंपल सा क्या करेंगे, हल करेंगे, दिया क्या है वो लिखेंगे, है ना। दिया क्या है, इतना दे रखा है, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको इतना दे रखा है। ज्ञात क्या करना है, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको ग्राम में इतना ज्ञात करना है, ठीक है। चूँकि मुझे पता है कि एक यू बराबर 1.66 गुणा 10⁻24 ग्राम होता है, तो जो 14.006 यू बराबर कितने ग्राम होंगे, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर लूँगा, और मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, 23.251122 गुणिते 10 पर घाते -24 यानी -24, यानी कि 23.251122 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इन ग्राम। समझ में आ रहा है, क्लियर हुई बातें। मैं आपको इसलिए इतनी करा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ, जब मैं आपको एक प्रश्न दूँ तो ये ध्यान रखना वो प्रश्न आपको करना आना चाहिए, इसलिए मैं आपको इतने सारे प्रश्न करा रहा हूँ। ये मेरे को कोई कीड़े ने नहीं काटा है कि भाई है ना इतने सारे प्रश्न क्यों करा रहा हूँ मैं। ये प्रश्न इसलिए करा रहा हूँ कि जब मैं आपको एक प्रश्न दूंगा, लास्ट में एक प्रश्न देने वाला हूँ आपको, अगर वो प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिला मेरे को, किसी ने कमेंट में सही उत्तर नहीं दिया, तो फिर देख लेना फर्स्ट अटेम्प्ट में जो प्रश्न का उत्तर आ रहा है वो एज इट इज लिख देना, है ना। गलत आ रहा हो, सही आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, एज इट इज लिख देना फर्स्ट अटेम्प्ट में। पहली बार जो अटेम्प्ट करा और उसमें जो उत्तर आया, आपको कोई भी गाइड का मतलब ये जो मैंने आपको बताया इसका कोई भी आपको देखना नहीं है, कोई भी पन्ने नहीं पलटने, बस आपको जो सीखा आपने उसी का रियल टाइम में वीडियो ख़त्म होते ही आपको जवाब उसको लिखकर देना है, आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद आप वो उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, और सॉल्व करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, गलत आ रहा है तो गलत, सही आ रहा है तो सही, उत्तर दे दूंगा। इसलिए आपको क्या लिखना है, सही और गलत में उत्तर देना है कि सर मेरा गलत आया फर्स्ट अटैम्प्ट में, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में मैंने सही कर लिया। सर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में सही आया, लेकिन आप सही आया और मैंने सारे के सारे जो कंसेप्ट था उसको सही कर लिया, थैंक यू सर। इस प्रकार से आपको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। तीसरा प्रश्न में आपको इसी के AMO को ग्राम में कैसे चेंज करते हैं बात करते हैं। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है भाई, कौन बताएगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के विषय में देखते हैं। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान यू में कितना होता है, इतना होता है। कितना होता है भाई, 15.9994 होता है। तो इसको ग्राम के पदों में चेंज करो, कैसे करोगे, हल करेंगे। दिया क्या है वो लिखिए, दिया है ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 15.994 यू होता है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको ग्राम में चेंज करना है। क्योंकि मुझे पता है एक यू बराबर 1.66 गुणा 10⁻⁻24 होता है, तो 15.994 यू बराबर कितने ग्राम होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल सा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा इसका उत्तर, 26.559004 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम, ये आएगा। बात क्लियर, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सरल हो गया सर, है ना। तो आपको सिर्फ रिलेशन पता होना चाहिए था, रिलेशन मेन था कि एक AMU बराबर कितने ग्राम होने चाहिए। वैज्ञानिकों के मन में भी यही प्रश्न था, तो वो उन्होंने कैसे सॉल्व करा वो मैंने आपको बता दिया, पीछे जाकर आप देख सकते हैं यदि समझ में नहीं आया हो, है ना, तो आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न करते हैं, इसी के 5 प्रश्न करेंगे, चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न है फ्लोरीन के, ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का देखते हैं कि फ्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको इतना दे रखा है यू में, तो ग्राम में इसको चेंज करो। तो वही स्टेप, पहला हल, फिर दूसरा स्टेप दिया क्या है वो लिखिए। पहला स्टेप दिया क्या है, तो दिया जो है वो लिख दीजिए कि फ्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको इतना दे रखा है। ज्ञात क्या करना है, दूसरा स्टेप ज्ञात क्या करना है कि फ्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करना है, ठीक है। अब मुझे पता क्या है, मुझे पता क्या है, तो वो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि 1 यू बराबर 1.66 गुणा 10⁻⁻24 होते हैं, 24 ग्राम होते हैं, तो 18.9984 यू बराबर कितने ग्राम होंगे, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इतना आएगा। तो ग्राम में इसका उत्तर इतना हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, दिक्कत कोई परेशानी नहीं। 5वां प्रश्न पे बढ़े आगे। फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियॉन, नियॉन आता है फ्लोरीन के बाद। चलिए नियॉन के विषय में चर्चा करते हैं। नियॉन के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको दे रखा है 20.1797 यू, ठीक है, इतना दे रखा है।
क्योंकि नियॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 10 होता है, और 10 का यदि डबल करते हैं तो 20 आता है। तो 20 आपको दे रखा है, ये एग्जैक्ट मान है। ये आप समझना मत कि मान आपको मान कर दे रखे हैं, यानी इमेजिन यानी लेट करके दे रखे हैं। ये एग्जैक्ट मान है सारे के सारे। AMU में नियॉन का एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 20.1797 U होता है, यानी एकीकृत द्रव्यमान। U का मतलब एकीकृत द्रव्यमान या यूनिफाइड मास होता है। तो इसको ग्राम के पदों में चेंज करेंगे तो हल लिखेंगे। पहला स्टेप दिया क्या है, दिया है हमारे को कि नियॉन के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको 20.1797 दे रखा है, U दे रखा है, ठीक है। फिर ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको नियॉन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करना है। चूंकि मुझे पता है 1 U बराबर 1.66 × 10⁻24 ग्राम होता है, तो 20.1797 U बराबर कितने ग्राम होंगे, बस उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। ये आंसर जो है आपके पास 33.4980302 × 10⁻24 ग्राम, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 प्रश्न मैंने आपको ग्राम से AMU में कैसे चेंज करे वो बता दिए। 5 प्रश्न मैंने आपको AMU से ग्राम में कैसे चेंज करे वो बता दिए। अब लास्ट प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। 10 प्रश्न कराने के बाद एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ और हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ और आशा और आकांक्षा रखते हुए सोचता हूँ कि आप इसका उत्तर 100% सही कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर मेरा सही था और गलत था। बात क्लियर। तो गृह कार्य के लिए मैं आपको गृह कार्य देता हूँ। गृह कार्य आपका है पहला प्रश्न, एक प्रश्न दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, एक प्रश्न कर आपको सिर्फ उत्तर लिखना है। प्रश्न है सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 38.162902 गुणा 10⁻24 ग्राम है, यानी सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान आपको दे रखा है, पीछे जो सवाल करे उसकी तरह, ठीक है। पूछा गया है इसको U के पदों में व्यक्त करके ज्ञात कीजिए। U के पदों में इसको व्यक्त करना है और उसके बाद लिख रखा है ज्ञात कीजिए कि सोडियम के 12 परमाणु का द्रव्यमान U में कितना होगा। यानी आपको एक का दे रखा है और आपको सोडियम के 12 परमाणुओं को ज्ञात करना है। तो आप मुझे इसका उत्तर लिख के बताएंगे और इसका रियल उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। सोडियम के 12 परमाणु का द्रव्यमान U में आप जब कर लेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 275.8764 U। यह आएगा इसका सही उत्तर। अगर जिसका भी ये उत्तर सही आया तो मैं उसका सही उत्तर होगा और जो गलत आया वो गलत होगा, ठीक है। तो आप मुझे लिख के बताएंगे सर मेरा सही गया, सर मेरा गलत गया। फर्स्ट अटैम्प्ट में जो भी आपसे हो वो आप लिख के बताना। मैं नाम जरूर देखूंगा और हार्ट सबको दूंगा, ठीक है। तो बात क्लियर। तो आज का कंसेप्ट जो परमाणु द्रव्यमान का कंसेप्ट था वो कंप्लीट हुआ। और जो मैं बात कर रहा था औसत परमाणु द्रव्यमान की, तो औसत परमाणु द्रव्यमान भी ऐसा ही होता है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी मान आपको दे रखे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का जो मान अभी अपन ने देखो, सोडियम ऑक्सीजन तक तो मैंने ही आपको बता दिया पूरे के पूरे, है ना। नियॉन तक बता दिया। 10 तत्वों के मैंने आपको निकाल के बता दिए। 10 तत्वों के मैंने आपको एग्जैक्ट जो पीरियोडिक टेबल में मान होते हैं वो निकाल के बता दिए। तो वही जो मान होते हैं वो औसत परमाणु द्रव्यमान होते हैं। औसत परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। यहीं थोड़ा सा टॉपिक है, मैं बता देता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ। औसत परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है, अपन ने देखा है कि कार्बन के 3 समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो कार्बन 12 का भी द्रव्यमान होगा, यानी बहुलता कितनी पाई जाती है, कार्बन 12 की कितनी बहुलता पाई जाती है। तो कार्बन 12 प्रकृति में 98% या 99% पाया जाता है, ठीक है। तो उसकी बहुलता कितनी हो गई 98%, यानी प्रतिशतता कितनी हो गई 98% हो गई कि उसकी उपलब्धता कितनी है। उसके बाद उसकी कार्बन 13 की कितनी है, कार्बन 14 की, इतने कुछ होंगे। तो इनका अलग अलग द्रव्यमान होगा। तो ये मुझे तो सिर्फ कार्बन तत्व का निकालना है ना, तो मैं इनका क्या निकाल लूँगा, औसत निकाल लूँगा। सबका द्रव्यमान ज्ञात करके औसत निकाल लूँगा। और द्रव्यमान कैसे ज्ञात करूँगा, कार्बन 12 के समस्थानिक के आधार पर, ठीक है, उसके ज्ञात करूँगा। तो उसका निकल जाएगा, जब निकल जाएगा तो उसका औसत ले लूँगा और औसत लेके जो मान आएगा मेरे पास वही पीरियोडिक टेबल में AMU के नाम से जाना जाता है। और जो अपन इतनी देर से निकाल रहे हैं वही औसत मान है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाइड्रोजन के भी, ऑक्सीजन के भी समस्थानिक पाए जाते हैं इस प्रकार से। तो उन सबके समस्थानिकों का पहले ही वैज्ञानिकों ने क्या औसत ले लुआ कर पूरा काम 100% कर वो जो पीरियोडिक टेबल थे उसको बनाया था, ठीक है।
तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये प्रश्न आपको सॉल्व कर मुझे कमेंट करके बताना है। और वीडियो कैसा लगा वो भी आप बता सकते हैं, कोई कमी लगी हो तो वो सजेशन दे सकते हैं, और यदि अच्छा लगा हो तो तारीफ भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। आज के लिए इतना ही।